नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कोविड-19 को लेकर चीन के रहस्यमय अंदाज, इस बीमारी से जुड़े तथ्यों की पारदर्शिता में कमी और शुरुआती दौर में अमेरिका के साथ असहयोग के रवैये पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोविड-19 का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला, उससे पहले तक उनके चीन से बहुत अच्छा संबंध था। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्हें चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े पर यकीन नहीं है और चीन में अमेरिका से भी ज्यादा मौतें हुई है। ट्रंप ने यह बयान तब दिया था जब चीन ने कोरोना वायरस के केंद्र रहे वुहान में मौतों की संख्या में अचानक से 50% का इजाफा कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच लोगों को हो रही दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने के लिए 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं और कामकाज की अनुमति देने का फैसला किया है। ये सेवाएं और गतिविधियां नॉन कोविड-19 एरियाज या कोरोना से कम प्रभावित क्षेत्रों में चालू होंगी। सरकार ने शनिवार को इन सेवाओं और गतिविधियों से जुड़ी एक नई लिस्ट जारी की थी। साथ ही कहा गया है कि कोरोना संक्रमित इलाकों में इस तरह की गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को गाइडलाइन में बदलाव करते हुए ये साफ किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामान को छोड़कर अन्य सामानों की सप्लाई नहीं कर पाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा छूट दिए जाने वाली लिस्ट में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने, वृक्षारोपण गतिविधियों और पशुपालन को रखा गया है। इसके साथ ही अधिकतम 50% मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के दफ्तरों, कार्यस्थलों और कारखानों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं शनिवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हुई बैठक से मिल रही खबरों के मुताबिक लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई को खत्म होने के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं नहीं शुरू होने जा रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि अभी निजी विमानन कंपनियां हवाई यात्रा के टिकट ना बेचे। उनका ये बयान तब आया था जब कुछ विमानन कंपनियों द्वारा 4 मई की आगे के फ्लाइट टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई थी। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कोविड-19 के लिए बनी जीओएम की 5वीं बैठक में इन विषयों पर रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजी गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि रेल और हवाई सेवाएं 3 मई के बाद शुरू नहीं होंगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कहा गया कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय और पीएम मोदी द्वारा हालात के आकलन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऐसी स्थिति में यात्री ट्रेनें शुरू करने के पक्ष में नहीं है। मंत्रियों का मानना है कि रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद भी बुकिंग ना करने को कहा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अभी तक घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिचालन खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, यानी कि भारत में फिलहाल कोई भी फ्लाइट शुरू नहीं होने वाली है। राजस्थान जहां एक और कोरोना संक्रमण के प्रकोप को झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य राजनीति का शिकार भी हो रहा है। दोनों दल लगातार यहां राजनीति को चमकाने में लगे हैं। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ का है, जहां कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने बेगू इलाके में राशन बांटने के दौरान एक महिला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ा एक सवाल पूछा। उन्होंने महिला से पूछा कि बताइए, पीएम मोदी अच्छे हैं या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत। जवाब में महिला की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा बताया गया, जिसके बाद विधायक बिधूड़ी ने महिला को राशन वापस रख देने की बात कह दी। आपको बता दें कि राशन लेने का उन्होंने कहा कि उस महिला को कोई हक नहीं है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो को बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। तरह तरह के बयान बीजेपी के नेताओं के आने लगे हैं, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया सहित कई अन्य बीजेपी नेता भी इसमें शामिल हैं। तो कौन आदमी अच्छा है? अशोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है? बताओ।
दिए जलाने वाला अच्छा है माता जी? आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो, हैं? बताओ कौन अच्छा है? आप तो कह रहे हो आपको, हाँ कौन अच्छा है? क्या कह रही मोदी? तो फिर दिए जलाओ, राशन छोड़ दो। कौन अच्छा है? तो वही खबर पर जरा जानकारी के लिए चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी फोन लाइन पे जुड़े हैं। गोपाल, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना का संकट राजस्थान में बढ़ता दिख रहा है, तो दूसरी ओर यहां पर मंत्री जी अपनी राजनीति चमकाते हुए दिख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। आयुष, बताना चाहूंगा यहाँ पर कि यह मामला दरअसल कल का है, और जब बेगू विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी उपखंड क्षेत्र के सोनियाना गांव में गए थे, तो वहां पर पहली बात तो उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके ये राशन सामग्री वितरित कर रहे थे, और जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। और उसके बाद जो सवाल उन्होंने किया, जो लोगों को आश्चर्य लगा होगा कि मोदी वर्सेस गहलोत, उनमें से कौन बेटर है जी। तो वहां पर एक महिला खड़ी थी, उन्होंने बिल्कुल रफली बोला कि नरेंद्र मोदी बेटर हैं। तो उसके बाद भी लोगों को आश्चर्य हुआ होगा वापस से कि जो विदुड़ी जी का बयान आया कि आप राशन रख करके वापस चली जाइए घर पे, वहां पर जाइए, थालियां बजाइए, उसके बाद तालियां बजाइए, वो आपको तालियां और थालियां दे सकते हैं। राशन देने के लिए आपको कांग्रेस के पास आना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीजें सामने आ रही है, एक तो उल्लंघन करते हुए यहाँ पर लॉकडाउन का साफ तरीके से देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ ऐसे सवाल लोगों से करना। फिलहाल क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर लोगों की आ रही है? लोगों की भी चर्चा बना हुआ है पूरे दिन से। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है ये, और यहाँ से बीजेपी के जो प्रवक्ता है संदीप पात्रा, उन्होंने अपना ट्वीट किया है, इसकी खंडन किया है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सतीश पूनिया का बयान आया है, पूर्व गृह मंत्री राजस्थान सरकार रघुराज सिंह कटारिया का बयान आया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले समय में। इसके लिए अशोक गहलोत को जवाब देना बहुत भारी पड़ने वाला है। चलिए, भी तो बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया लगातार इस पर आ रही है, क्या कांग्रेस की तरफ से भी इस पर कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिली है अभी तक? नहीं, स्थानीय तौर पर अभी कोई भी कांग्रेस का जो बड़ा नेता है वो सामने नहीं आया है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, स्थानीय नेता सुरेंद्र सिंह जाड़ावत हैं, जो मंत्री उदयलाल आंजना है, तो इनसे इनका व्यू लेने की प्रयास कर रहा हूं। मैं कॉल कर रहा हूं, लेकिन अभी कॉल उठाया नहीं गया मेरा। चलिए गोपाल, लगातार आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली में शनिवार को सामने आए कोरोना के 146 मामलों को देखते लगता है कि अब दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। यहां तेजी से कंटेनमेंट जोन भी रहे हैं, हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। कोरोना संक्रमण को रोकने में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का अहम योगदान है। पूरे देश में कोरोना के जितने मामले हैं उसके 12% दिल्ली में है। सबसे ज्यादा मार दिल्ली को झेलनी पड़ी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट है और कंटेनमेंट जोन है उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में 11 जिले हैं और 11 के 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं दी जा सकती। तो वहीं आज दिल्ली में 1893 केस है, इनमें से 26 आईसीयू में है और 6 वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। इसे देखते हुए फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते बाद हम दोबारा विशेषज्ञों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा कर फिलहाल निर्णय लेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने काफी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफी ज्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी।
उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है कि कोरोना फैल चुका है, बहुत सारे लोग कोरोना लेके घूम रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे बीमारी हो गई है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो आज जब ये निर्णय अपने को लेना है कि कल से कुछ ढिलाई देनी है कि नहीं देनी, मैं भी देना चाहता हूँ ढिलाई। इतनी सख्ती बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे लोगों का गुजारा चलेगा, कैसे लोगों की रोजी रोटी चलेगी, कैसे लोगों का घर चलेगा। लोग बहुत मुश्किल में हैं, बच्चों के स्कूल बंद है। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं, लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है। और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जानें चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है अभी थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। हमने निर्णय लिया है अपने दिल्ली वासियों के ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए, कि फ़िलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। एक हफ्ते के बाद फिर से हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, सबके साथ बैठ के इस पे दोबारा इसकी असेसमेंट करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद ढिलाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दिल्ली में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही। फिलहाल दिल्ली में किसी प्रकार की छूट लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा, जहां मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों को सशर्त संचालन की अनुमति दी गई है। इस दौरान सभी लोगों को तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो वहीं सरकारी कार्यालयों, फैक्ट्रियों और प्राइवेट कंपनियों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि हॉटस्पॉट और कर्फ्यू वाले इलाकों में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू नहीं होगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीरज शर्मा जयपुर से फोन लाइन पे जुड़े हैं। नीरज, जिस तरीके से कल 20 अप्रैल है और मॉडिफाइड लॉकडाउन यहां पर राजस्थान में लागू करने की बात सरकार कह रही है, तो किस प्रकार से मॉनिटर किया जाएगा? क्या कुछ सरकार ने फिलहाल तय किया है? देखिए, राज्य की मंत्रालय सरकार ने कल 20 अप्रैल से लेकर 3 मई जो पीरियड है, इसमें मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। जो गतिविधियां है इन निर्देशों में भी जैसे छूट है हॉट के लिए कंटेनमेंट जोन और क्लस्टर जैसे कर्फ्यू वाले इलाकों में वहाँ लागू होगी। तो निर्माण की गतिविधियां जो है उसमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी ढांचे, नगरों में चालू निर्माण परियोजनाएं जहाँ पर श्रमिक रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि नगर पालिका सीमाओं से बाहर सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी तरह की औद्योगिक परियोजनाओं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों सहित रिको और निजी औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार की परियोजनाओं को जो है छूट दी गई है। ये शर्तों के साथ है। इसी तरीके से माल और परिवहन सेवाएं और आवागमन की बात करें तो सभी प्रकार के माल वाहनों को चलने की अनुमति दी जाएगी। राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए पंचर, रिपेयर, इसके साथ ही हाईवे जो हैं 40 किलोमीटर की दूरी पर उन हाईवे ढाबों को शुरू किया जाएगा। कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर संयुक्त कटाई और बुनाई से संबंधित मशीनों जैसे कि हार्वेस्टिंग, अपनी कृषि व औद्यानिक औजार, इसके साथ ही और आपातकालीन सेवाएं, इन आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निजी 4 पहिया वाहनों के मामले में चालक के अलावा एक यात्री को पीछे की सीट पर यात्रा की अनुमति होगी। जब दुपहिया वाहन जो है उसमें केवल एक ही चालक की अनुमति होगी, वो भी शर्तों के ऊपर 5 की जो शर्तें हैं उसके आधार पर। 2 व्हीलर के ऊपर 2 व्यक्ति यात्रा नहीं कर पाएंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा जो आवश्यक अनुमति है उनके साथ उपयोग की जा रही जो अनुमति रहेगी। पशु आहार और मुर्गी दाना आदि के उत्पादन इकाइयों और कच्चा माल सिंचाई चरखाना संबंधित अन्य सामान जो है उनको शर्तों के साथ में छूट दी जाएगी। सेवाओं से संबंधित अनुमति की बात करें तो ई कॉमर्स और होम डिलीवरी कंपनी जो सभी प्रकार के सामान और वस्तु की आपूर्ति करती है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, IT मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेंटर, सिलाची, लॉन्ड्री, बिजली और कुरियर सेवा, इनको छूट है। वहीं कार्गो और रिहायशी कॉम्प्लेक्स के रखरखाव आदि के लिए जो सफाई देने वाले हैं यानी जो मेंटेनेंस करने वाले हैं उनको छूट रहेगी। भंडार गृह और गोदाम की बात करें सभी वस्तुओं के सभी भंडार गृह, गोदाम और स्टोरेज को छूट है। इसके साथ ही उद्योग की कार्यालय
और खनन संबंधी उन्नति की बात करें तो दवाइयां, औषधीय चिकित्सा के उपकरण, कच्चे माल और उनकी जो मध्यवर्ती उत्पाद इकाई है उनको छूट रहेगी। खाद्य जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज, अब कल देखने वाली बात होगी कितना सफल ये सरकार का लॉकडाउन होने वाला है, मॉडिफाइड लॉकडाउन। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही लखनऊ में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ बैठक की है, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ उद्योगों सहित कई विषयों पर चर्चा की। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी फील्ड अधिकारियों के साथ उद्योगों और अन्य संस्थाओं पर चर्चा की है। आपको बता दें कि कल से देश में छोटे उद्योग खुलने जा रहे हैं, जिसे लेकर सीएम योगी ने भी अधिकारियों के साथ चर्चा की है। ऐसे में यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी दी है। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मनीष मिश्रा लगातार फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनीष, आज भी अवनीश अवस्थी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई? देखिए, उन्होंने कहा कि सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक की सभी अधिकारियों के साथ और कहा कि कल से जो लघु उद्योग शुरू हो रहे हैं उन पे कैसे नजर रखनी है, उसको उसमें क्या कैसे रणनीति बनानी है, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी अभी शुरू हो गई है, चल रही है जी। और उनका मुख्य ये है कि 10 मरीज अगर कहीं भी मिलते हैं, हाँ। जैसा कि अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि अगर किसी भी जिले में अगर 10 मरीज भी मिलते हैं तो वहां पे नहीं खोला जाएगा। सशर्त समर्थन जो देने की बात है कि सशर्त अनुमति देने की बात है वो नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 5 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं उनकी चिंता भी मुख्यमंत्री ने की है कि उनको कैसे गांव में ही स्वावलंबन का एक तरह से रोजगार मुहैया कराया जाए उन तक, ताकि उनको आर्थिक दिक्कत ना हो। इसलिए कि उस जो 5 लाख की संख्या वो काफी बड़ी संख्या है और सब लोग कहीं ना कहीं रोजगार में थे, छोटे मझोले उद्योग में, दैनिक कार्य में थे। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि कंपनियों में काम करते थे, सब लोग छोड़ के उत्तर प्रदेश को आए हैं, गाँव में वो फिलहाल रह रहे हैं। तो उनके लिए क्या योजना किस तरह से बनाई जाए जिससे उनको भी कम स्वावलंबी हो, वो भी उनको अभी आर्थिक उनके सामने कठिनाई उत्पन्न न हो, ये बात थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पुष्टाहार है महिलाओं के लिए कि बाल विकास विभाग की तरफ से पुष्टाहार देने की बात हो रही है कि वो डिलीवरी डोर टू डोर डिलीवरी की जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री का था। और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी चीज है कि जो जमात के लोग हैं जी, जो कि लगातार संख्या बढ़ रही है, उस पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से चिंता व्यक्त की गई कि आखिर उस पर नियंत्रण कैसे पाना है। एक तरफ कल से शुरुआत होनी है, सभी उद्योगों की सशर्त समर्थन भी देना है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ी संख्या बढ़ेगी लोगों की। तो इस पे अभी वीसी के जरिए विचार चल रहा है, वो सभी अधिकारियों से बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर कल से जो शुरू होने वाला है उसको क्या करें। ये मोटा मोटी ये सारी चीजें हैं। फोकस इसी पे है कि कल जो शुरू हो रहा है उसमें फील्ड अधिकारियों की भूमिका कैसे रहेगी, उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा। और दूसरी चीज जो है वो 5 लाख प्रवासी मजदूर जो अन्य प्रदेशों से आए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनको आर्थिक दिक्कत ना हो। ये सारी जानकारी रही। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। तो उद्योगों और अन्य संस्थाओं पर सीएम ने तमाम चर्चा की है। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है और क्या कुछ फैसला होगा इसकी आने वाले समय में जानकारी फिलहाल दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।